Question number 81. As per the open vial policy, particularly use multi-dose vial of which of the following vaccine can be used over more than one immunization session? तो इसका आंसर है BCG वैक्सीन होती है, वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, तो इसका एक से ज़्यादा सेशन में इसका यूज नहीं होता। DPT वैक्सीन का यस यूज कर सकते हैं मोर देन वन सेशन के लिए। हेपेटाइटिस बी का भी यूज कर सकते हैं, परंतु मेजल्स वैक्सीन है वो भी लाइव वैक्सीन है, तो इसका एक से ज़्यादा सेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ओपन वायल पॉलिसी इसका आंसर आएगा 2 और 3। अब WHO के अनुसार ओपन वायल पॉलिसी किन किन पे अप्लाई होता है? DPT के लिए हो गया, TT के लिए हो गया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया। लाइव वैक्सीन है और इसके लिए भी एक से ज़्यादा सेशन में कर सकते हैं इस्तेमाल। लिक्विड पेंटावेलेंट हो गया, न्यूमोकोकल वैक्सीन हो गई और इंजेक्टेबल IP हो गई। इनका एक से ज़्यादा सेशन के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82. द स्टेटमेंट हेल्थ इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट एंड डिजीज इज माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट। एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो मैन और इन्वायरमेंट के बीच में हो रहा है, तो ये कंसेप्ट होगा इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इसके अलावा बाकी बायोमेडिकल कंसेप्ट भी होता है, वो होता है फोकस ऑन द बायोलॉजिकल काज, पैथोजन, जेनेटिक्स और फिजियोलॉजिकल फैक्टर। इन पे फोकस होता है, तो वो बायोमेडिकल कंसेप्ट हो गया। इकोलॉजिकल बता ही दिया, मैन एंड इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या आता है? फोकस ऑन द मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट, ये साइकोलॉजिकल हो गया। और होलिस्टिक कंसेप्ट में आता है जिसमें सारा आ गया, कंसिडर होल पर्सन, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इंटरकनेक्शन, तो सबका आ गया ये, तो ये होलिस्टिक कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 83. Which of the following show 3 broad components under which the objective of the National Health Policy 2017 can be grouped along with example of goal or objective under that component? तो फर्स्ट नंबर है हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट। इसका गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 67.5 to 7 ईयर, तो सही है कंपोनेंट। दूसरा है हेल्थ सिस्टम इंफॉर्मेशन या हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस, मोर देन 90% ऑफ न्यूबॉर्न आर फुल्ली इम्यूनाइज बाई 1 ईयर ऑफ एज बाई 2025, ये भी सही बात है। तीसरा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, इसका गोल है इंक्रीज स्टेट सेक्टर हेल्थ स्पेंडिंग टू मोर देन 8% ऑफ देयर बजट, 8% से ज़्यादा बजट 2020 तक स्पेंड करें, ये भी सही है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी तो तीनों के तीनों सही, ऑल ऑफ द 3 वेज। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। पहला आपका आ गया हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम इम्पैक्ट, जिसके ये सारे गोल है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में है जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है। इसके अलावा मोर्टिलिटी रेट के लिए है कि अंडर 5 23 से कम हो जाए, मैटरनल मोर्टिलिटी 100 से कम हो जाए और रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 28 से कम हो जाए। इसके अलावा डिजीज प्रिविलेंस का है, वो भी। इसके अलावा हेल्थ सिस्टम इंफॉर्मेशन या हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस, इसका यही है कि कवरेज करो हेल्थ सर्विस के इसको, ये सारा। और क्रॉस सेक्टर गोल हो गया ये। इसके अलावा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के लिए हेल्थ फाइनेंस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में दे रखा था बजट वाला, तो ये 8% से ज़्यादा बजट स्पेंड हो, तो ये सारे के सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 84. कंसिडर द फॉलोइंग मैनेजमेंट मेथड टेक्निक, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर बेस्ड ऑन बिहेवियरल साइंस। तो मैनेजमेंट मेथड एंड टेक्निक ऑफ हेल्थ सर्विस के 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन बिहेवियर साइंस और एक होता है क्वांटिटिव मेथड। बिहेवियर साइंस के बेसिस पे जो मेथड होते हैं मैनेजमेंट के, उसमें आ गया ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन हेल्थ सर्विस टू मीट नीड ऑफ पीपल। पर्सनल मैनेजमेंट आ गया, इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये सारा बिहेवियर साइंस पे आता है। जबकि कॉस्ट
क्वांटिटिव मेथड में कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, मॉडल, सिस्टम एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, वर्क सैम्पलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे क्वांटिटिव मेथड ऑफ मैनेजमेंट इन हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा बिहेवियर, सिस्टम एनालिसिस, ये तो क्वांटिटिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, यस, पर्सनल मैनेजमेंट, यस, और इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आंसर इज 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 85, इन द फॉलोइंग टेबल द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग आर क्वालिफाई बाय ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है गोल। फर्स्ट, गोल always constrained by time, not constrained by time। गोल की डेफिनेशन में यही कि कंस्ट्रेंट टाइम का नहीं होता। गोल की डेफिनेशन पढ़े तो गोल होता है द अल्टीमेट डिजायर स्टेट टूवर्ड विच ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्स आर डायरेक्टेड। गोल आर ब्रॉड, नॉट कंस्ट्रेंड बाय टाइम और रिसोर्स, may not be entirely attainable। goal are designed describe in term what to attain, extent, attainment, population, ये सारा है। सेकंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्रिसाइज आइदर अचीव और नॉट अचीव, यस बिल्कुल राइट है। ऑब्जेक्टिव होता है ए प्लान एंड पॉइंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज, प्रिसाइज आइदर अचीव और नॉट अचीव। थर्ड इज टारगेट, परमिट द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ अचीवमेंट, टारगेट भी राइट है। टारगेट द डिस्क्रीट एक्टिविटी ऑफ मेजरेबल आउटकम सच एज द नंबर ऑफ द ब्लड फिल्म कलेक्टेड। टारगेट परमिट द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ अचीवमेंट एंड आर कंसर्न विथ फैक्टर इन्वॉल्वमेंट इन ए प्रॉब्लम। तो यस, तो कितने सही है इसमें? ओनली 2 पेयर। क्वेश्चन नंबर 86, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप ऑफ प्लानिंग साइकिल। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप, तो कोई भी प्लानिंग होगा तो उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम की प्रायोरिटी क्या है वो डिसाइड होगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी, उसके बाद में सेलेक्टिंग द बेस्ट प्रोग्राम, बेस्ट प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट प्रोग्राम को सेलेक्ट करके उस प्रोग्राम को ऑपरेट करेंगे, लो कर दिया ऑपरेट, और उसके बाद में इवैल्यूएशन। तो 1, 3, 4 आंसर नंबर इज सी। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर इंसिडेंस रेट। इट इज यूजफुल फॉर टेकिंग एक्शन टू कंट्रोल ए डिजीज, यस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए यूजफुल होता है इंसिडेंस रेट। राइजिंग इंसिडेंस रेट में इंडिकेट इनइफेक्टिवनेस द करंट कंट्रोल प्रोग्राम। इंसिडेंस का मतलब होता है कि कितने न्यू केस आ रहे हैं पब्लिक में, कितने न्यू केस आ रहे हैं। तो करंट कंट्रोल प्रोग्राम है वो इनइफेक्टिव है, तभी तो इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो ये भी सही बात है। फ्लक्चुएशन इन इंसिडेंस रेट में इंडिकेट चेंज इन इटियोलॉजी ऑफ डिजीज, यस फ्लक्चुएशन कर रहा है बार बार, इसका मतलब डिजीज की कारण चेंज हो गया या इटियोलॉजी चेंज हो गई। आंसर इज 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 88, consider the following definition। a high level of infection beginning early in life affecting most of the child population। तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है most of child population, leading to state of equilibrium such that adult population show evidence of the disease much less commonly than children। तो मोस्टली चाइल्ड पॉपुलेशन में तो ये आ गया होलो एंडेमिक। तो एपिडेमियोलॉजी की टर्म है जिसका कम्युनिकेबल डिजीज होता है इलनेस काज बाय इन्फेक्शियस एजेंट और टॉक्सिक प्रोडक्ट। एपिडेमिक क्या होता है? एक्सेस केस ऑफ इलनेस इन स्पेसिफिक कम्युनिटी, तो वो गया एपिडेमिक। एक होता है एंडेमिक, एंडेमिक क्या होता है? कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ द डिजीज इन जियोग्राफिक एरिया और पॉपुलेशन, वो गया एंडेमिक। एंडेमिक में 2 है, एक होता है हाइपर एंडेमिक और एक होता है होलो एंडेमिक। हाइपर मतलब हाई इंसिडेंस हो गई तो हाइपर बोल दिया, होलो मतलब पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, जैसे हाई इन्फेक्शन रेट इन चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन में क्या बोला था? मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन पॉपुलेशन, तो होलो एंडेमिक हो गया। इसके अलावा स्पोरेडिक हो गया, पेंडेमिक हो गया, एक्जोटिक हो गया, ये सारी डेफिनेशन इनकी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 89, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेंगू वायरस।
इट इज़ 4 डिस्टिंक्ट सीरोटाइप। यस, इसकी 4 सीरोटाइप होती है। वो होती है डेन, डेन 1, 2, 3 और 4। इन्फेक्शन विथ एनी वन सीरोटाइप कन्फर्म लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी फॉर द वायरस सीरोटाइप। यस, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। कोई भी सीरोटाइप की होगी, डेन 1 की होगी तो डेन 1 की लाइफ टाइम इम्यूनिटी होगी, 2 की होगी तो 2 की लाइफ टाइम। सेकेंडरी इन्फेक्शन विथ डेंगू सीरोटाइप 2 लीड टू सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू। ये भी बात सही है, जो 2 वाला होता है वो सीवियर फॉर्म करता है, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। ये बताई दिया, डेंगू के 4 सीरोटाइप बताई दिया, और ये लाइफ लॉन्ग देता है क्योंकि सबके लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक सीरोटाइप के लिए। और तीसरा इन्फेक्शन जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा डेंजर होता है। क्यों डेंजर होता है? क्योंकि इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर डेंगू ड्यू टू एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंस। इसके कारण ज़्यादा सीवियर फॉर्म होने का खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 90, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेंगू। द मॉस्किटो बिकम इन्फेक्टिव आफ्टर एक्सटेंसिंग incubation पीरियड ऑफ 8 to 10 days। यस, एक्सटेंसिंग इंक्यूबेशन पीरियड उसको बोलते हैं जो ह्यूमन के आउटसाइड डेवलप होता है ना, उसको वो होता है 8 to 10 days। सही बात है बिल्कुल। दूसरा, वंस इट बिकम इन्फेक्टिव द मॉस्किटो रिमेन इन्फेक्टिव फॉर लाइफ। ये भी सही है। द जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ मॉस्किटो डज नॉट गेट इन्फेक्टेड। ये रॉन्ग है। जो इसका जेनाइटल ट्रैक्ट होता है वो भी इन्फेक्टेड होता है। तो ये डेंगू ट्रांसमिशन होता है एडीज से, और ये ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन होता है और नेक्स्ट जनरेशन में भी जाता है। वायरस इन्फेक्टेड द मॉस्किटो एग, और वायरस भी पास नेक्स्ट जनरेशन। जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ मॉस्किटो आल्सो गेट इन्फेक्टेड। ये हो गया। तो आंसर इज 1 and 2। A researcher has obtained the country level data on the average body mass index, average sugar intake for 100 countries. Which among the following is best suited present the relation between the BMI sugar intake in 100 country? तो इसका राइट आंसर आएगा। इसके लिए 2 डाटा हो गए, तो इसका आंसर आएगा स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम जैसे ये हो गया, एक तरफ ले लिया इसका एवरेज शुगर, एक तरफ ले लिया BMI। किसी का 100, 110, 17, 18। किसी कंट्री का BMI है 17 और शुगर है 100। किसी का 17 और 105। किसी का 18 है और ये 110। तो ये हो गई स्कैटर डायग्राम डॉट वाला। तो इससे पता लगता है कि मतलब जैसे एक चेंज वेरिएबल चेंज होता है तो दूसरा वेरिएबल चेंज कैसे अफेक्टेड होता है एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 92, frontline health workers are employed to record the birth and death in the country which have made slow progression in the development of comprehensive vital registration system. This approach is known as। तो जहाँ पे जिस कंट्री में स्लो प्रोग्रेस होता है डेवलपमेंट वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, उसमें फिर बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड फ्रंट लाइन वर्कर या फर्स्ट लाइन वर्कर करते हैं, और इसको बोलते हैं ले रिपोर्टिंग। तो ले रिपोर्टिंग क्या है? नॉन प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर या फर्स्ट लाइन कलेक्ट द एंड ट्रांसमिट हेल्थ इंफॉर्मेशन यूजफुल इन एरिया विद इनकम्प्लीट वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो आंसर इज ले रिपोर्टिंग। इसके अलावा और बात करें सोर्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन में, और क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? सेंसस हो गया जिसमें डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल डाटा दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट हो गया जिसमें वाइटल इवेंट लाइक बर्थ, डेथ, ये होगी। इसके अलावा सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ बर्थ, डेथ रेट, फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी रेट। नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़ हो गया, कोई भी नया डिजीज़ आ रहा है या इन्फेक्शियस डिजीज़ हो उसका नोटिफिकेशन। हॉस्पिटल रिकॉर्ड से भी अपन को हेल्थ इंफॉर्मेशन पता लग सकती है।
डिजीज रजिस्टर होता है, उससे भी, रिकॉर्ड लिंकेज, एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस, अदर हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड, इन्वायरमेंट हेल्थ डाटा, हेल्थ मैन पावर स्टैटिक्स, पॉपुलेशन सर्वे, ये सारे के सारे हेल्थ इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 83, while calculating the total dependency ratio which one of the following used in the denominator। जो होता है डिनोमिनेटर होता है वो होता है नीचे वाला। तो डिपेंडेंसी रेशियो होता है टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट कौन सा होता है, या तो 0 से 14 ईयर जो कमा नहीं रहे, प्लस 65 ईयर के अबव वाले, वो होते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। और किन पे डिपेंड है, ये डिपेंड है 15 से 64। तो न्यूमरेटर तो हो गया ये वाला और डिनोमिनेटर हो गया ये वाला। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 94, एज पर यूनाइटेड नेशनल डेफिनेशन ऑफ वाइटल इवेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वाइटल इवेंट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वाइटल इवेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार जो वाइटल इवेंट होती है वो ये होती है सारी, लाइव बर्थ, डेथ, फिटल डेथ, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, लेगिटिमेशन, रिकॉग्निशन, एनुलमेंट और लीगल सेपरेशन। ये सारे के सारे वाइटल इवेंट्स होते हैं यूनाइटेड के अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अनुसार, जिसमें लीगल रजिस्ट्रेशन हो गया, सारे स्टैटिकल रिकॉर्ड हो गए। तो इसमें क्या क्या गया, फिटल डेथ यस है, स्कूल एडमिशन नहीं है, लीगल सेपरेशन भी है रिकॉर्ड, कॉलेज ग्रेजुएशन ये नहीं है। तो आंसर इज 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 95, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट Kyasanur forest disease। It is transmitted by tick, absolutely right। It is originally called pig disease because the association with dead pig, no, इसको बोलते हैं मंकी डिजीज क्योंकि ये एसोसिएट रहता है डेड मंकी से। इट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज इन कर्नाटका स्टेज, ये भी बात सही है। तो इसमें कितने स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें ट्रू है 2 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट। जो कयासनूर फॉरेस्ट डिजीज होता है वो फेब्राइल डिजीज है, काज बाई अर्बो वायरस फ्लेवी वायरस, ट्रांसमिटेड होता है इन्फेक्टिव टिक से, फर्स्ट बार कर्नाटका में हुआ, सिम्टम सडन ऑनसेट फीवर, हेडेक, माइल्जिया, हिमोरेज, कंट्रोल मेजर ये है कि टिक कंट्रोल करो। क्वेश्चन नंबर 86, इन कंट्री विथ लो लेवल ऑफ मिजल्स ट्रांसमिशन what should be the appropriate age of starting immunization with measles containing vaccine। तो measles वैक्सीन का होता है वो होता है 9 to 12 मंथ, परंतु लो लेवल ऑफ measles ट्रांसमिशन है तो 12 मंथ देंगे। क्योंकि इस एज पे है ना वो मैटरनल एंटीबॉडी से इंटरफेरेंस कम होगा। क्वेश्चन नंबर 97, मंकी पॉक्स ए वायरल जूनोटिक डिजीज इज काज बाई, ये होता है डबल स्टैंड DNA वायरस। मंकी पॉक्स क्या होता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 98, ए राजू 6-year-old boy was returning home from the school। At the gate he was scratched by a dog, some bleeding from the wound। Which option followed by post exposure prophylaxis। यदि ब्लीडिंग आ रहा है वुंड से तो वो गया कैटेगरी 3rd एक्सपोजर। और कैटेगरी 3rd एक्सपोजर के लिए होता है वुंड को वॉश भी करना है, वैक्सीन भी करना है और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी देना है। तो आंसर इज वॉश द वुंड, वैक्सीनेट और एडमिनिस्टर इम्यूनोग्लोबिन। तो आंसर इज सी। तो इसमें 3 कैटेगरी होता है डॉग बाइट में। कैटेगरी फर्स्ट जिसमें रिस्क नहीं होता, नॉन कॉन्टैक्ट इंट्रैक्शन, टचिंग और फीडिंग विदाउट स्किन कॉम्प्रोमाइज, तो इसके लिए कोई प्रोफाइलेसिस रिक्वायरमेंट नहीं होता। कैटेगरी 2 होता है लो रिस्क, जिसमें माइनर एब्रेजन हो गया या सुपरफिशियल स्क्रैच हो गया,
जिसमें विदाउट ब्लीडिंग नहीं होगी। तो इसमें अपन रेबीज वैक्सीनेशन करते हैं। कैटेगरी 3 होता है जो हाई रिस्क होता है, उसमें जैसे स्किन पेनेट्रेशन हो गया, बाइट, ब्लीडिंग हो गया, तो इसमें क्या करना है अपने को, तुरंत मेडिकल अटेंशन लेना है, वुंड का मैनेजमेंट भी करना है, रेबीज वैक्सीन भी देना है और इम्यूनोग्लोबिन भी देना है, तीनों चीज़ देना है। तो ये हो गया। रेबीज के पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस में IM की 4 से लेकर 5 डोज देते हैं, 0, 3, 7, 14 एंड इम्यूनोकम्प्रोज में 5th डोज भी देते हैं 28 डेज में। अगर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड है तो ओनली 2 डोज देते हैं। इंट्राडर्मल डोज होती है, वो होती है 2 साइट ID मेथड, जिसमें 0.1 ml एट 2 साइट ऑन द डे ऑफ 0, 3, 7 और 28। एडल्ट में वैक्सीन डेल्टोइड पे और बच्चों में एंटीरोलेटल थाई पे। इसके अलावा ये रेबीज इम्यूनोग्लोबिन हो गया 20 इंटरन्यूट्रिशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से देते हैं साइट पे। क्वेश्चन नंबर 99, द मेथड ऑफ कंबाइंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज एंड नाइट सोयल इज नोन एज। तो आंसर इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग होता है कंबाइंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज नाइट सोयल बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमन लाइक मैटर। The procedure of called the process is used managing waste. Question number 100. Consider the following statement about working of septic tank. They are recommended for large communities. Septic tank होते हैं वो large communities के लिए नहीं होते, ये होते हैं small population के लिए, ये small communities के लिए। There should be no air space between the level of liquid in the tank and the under surface of the cover. ना इसमें थोड़ा सा स्पेस होता है। तीसरा, लिक्विड इफ्लुएंट फ्रॉम द आउटलाइट पाइप इज फ्री फ्रॉम ऑल पैथोजन। नो पैथोजन से फ्री नहीं होता, बल्कि इसमें तो पैथोजन होते हैं, पैथोजन प्रेजेंट होते हैं, वही तो इसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द स्टेटमेंट। तो सेप्टिक टैंक डिज़ाइन क्या होती है, ए वाटर टाइट मेजनरी टैंक ट्रीटिंग हाउस होल्ड सीवेज सुटेबल फॉर इंडिविजुअल डिवेलिंग और स्मॉल ग्रुप ऑफ हाउस, ये बता दिया। विदाउट असेस ऑफ पब्लिक सीवरेज सिस्टम, कैपेसिटी होती है इसकी कम होती है 20 से 30 गैलन। डायमेंशन बता दिया। एयर स्पेस मिनिमम 30 सेंटीमीटर एयर स्पेस होता है लिक्विड लेवल और कवर के बीच में। तो इसमें क्वेश्चन में देखो नो एयर स्पेस, इसलिए गलत था ये। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एनारोबिक डाइजेशन होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। क्वेश्चन में दे रखा था फ्री फ्रॉम पैथोजन, ना ये तो गलत बात होगी ना, इसमें तो एनारोबिक डाइजेशन होता है। इसके अलावा इफ्लुएंट लिक्विड पास आउट ऑफ आउटलाइट पाइप कंटेनिंग बैक्टीरिया सिस्ट और ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा एरोबिक ऑक्सीडेशन, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 101, ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड विच कैटेगराइज एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो है जो बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, इसलिए तो नॉन एसेंशियल है। बॉडी में सिंथेसिस होते हैं तो डाइट के द्वारा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें आंसर आएगा जो नॉन एसेंशियल। पहले एसेंशियल की बात कर लेते हैं। एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, कांट बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी, मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट के थ्रू। लो ये आ गया, ये सारे। इसका एक ट्रिक है टीवी मिल पाथ, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथ्योनिन, आइसोलिसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, एक का तो सेम कुछ नहीं होगा यहाँ पे, थ्रियोनिन और स्टिडिन। तो ल्यूसिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन, ये तो तीनों एसेंशियल है। तो बच गया जो नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। सेमी एसेंशियल ये हो गया आर्जिन और टायरोसिन, जबकि ये सारे नॉन एसेंशियल हो गए। एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक, ग्लूटामेक, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन। कंसिडर द फॉलोइंग मिल्क विच करेक्ट ऑर्डर हाईएस्ट टू लोवेस्ट रिगार्डिंग फैट कंटेंट पर 100 ग्राम। तो इसमें सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट होता है वो बफेलो मिल्क में होता है। उसके बाद में बात करें काऊ या गोट में से गोट मिल्क में ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद में काऊ मिल्क में,
और लास्ट में आता है ह्यूमन मिल्क, जो बफेलो में होता है 7 to 8%, गोट में होता है 3.5 से 4.5, काऊ में होता है 3.5 से 4 और इसमें 3 से 4%। तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड? फर्स्ट, दो तरह के फैटी एसिड होता है, एक होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन और टिपिकली तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेट में 1 और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, हो गया अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में भी दो होता है, एक मोनो अनसेचुरेटेड और एक पॉली अनसेचुरेटेड। मोनो में होता है ओलिक एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड में होता है लिनोलेइक और एल्फा लिनोलेनिक। तो अनसेचुरेट पूछा है तो लिनोलेइक और ओलिक, ये तो हो गया मोनो अनसेचुरेट फैटी एसिड और ये हो गया पॉली अनसेचुरेट फैटी एसिड। बाकी जो बच गए वो सेचुरेटेड आ गया। तो आंसर इज 2 and 3। इन इंडिया द मोस्ट वाइडली प्रिवलेंट स्टेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इज, इंडिया में होता है वैसे आयरन स्टेज की, जो आयरन डेफिशिएंसी की होती है वो होती है 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज में होता है डिक्रीज आयरन लेवल, सबसे पहले जो आयरन स्टोर होता है वो डिक्रीज होता है, डिप्लेटेशन ऑफ आयरन स्टोर विदाउट अदर डिटेक्टेबल एबनॉर्मलिटी, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होगी आयरन स्टोर। सेकेंड में क्या होगा लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी, जिसमें आयरन स्टोर तो एग्जॉस्ट हो गया बट एनीमिया हैज़ नॉट येट डेवलप, तो रिकॉग्नाइज बाई लो सीरम फेरिटिन लेवल एंड रिड्यूस परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन 15%। तो ट्रांसफेरिन सेचुरेशन डिक्रीज हो जाता है इसमें। और द स्टेज मोस्ट वाइडली प्रिवलेंट इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट कौन सी स्टेज है? लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी, जिसमें ट्रांसफेरिन सेचुरेशन लो हो जाता है। थर्ड स्टेज होती है ओवर्ट आयरन डेफिशिएंसी, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी के साथ इसका कैरेक्टर भी आना लग जाता है, जैसे डिक्रीज सर्कुलेटिंग हीमोग्लोबिन ड्यू टू इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, न्यूट्रिशनल एनीमिया। अब क्वेश्चन क्या है? मोस्ट प्रिवलेंट, तो मोस्ट प्रिवलेंट होती है सेकेंड स्टेज, जिसको बोलते हैं फॉल इन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन। क्वेश्चन नंबर 105, स्टेटमेंट 1, वेस्ट सर्कमफेरेंस एंड वेस्ट टू हिप रेशियो आर मोर पावरफुल प्रिडिक्टर ऑफ सबसिक्वेंट रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज देन बॉडी मास इंडेक्स। सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बॉडी मास इंडेक्स होता है और डायबिटीज़ होता है, तो डायबिटीज़ है जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है और वेस्ट टू हिप रेशियो है वो सेंट्रल ओबेसिटी को बताता है, और सेंट्रल ओबेसिटीज जो ओबेसिटी होती है वो डायबिटीज़ मेलाइटस से ज़्यादा लिंक होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है सेंट्रल ओबेसिटी एज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंट द वाइल अंडरलाइनिंग एबनॉर्मलिटी इन मोस्ट ऑफ केसेज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। ये भी बात सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेन भी है। तो इसका आएगा बोथ स्टेटमेंट करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 106, the people should seek to preserve their traditional eating pattern and lifestyle associated with low level of coronary heart disease, which level of prevention। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल ईटिंग पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसका मतलब रिस्क को ही कम कर रहा है, कोई रिस्क ही नहीं आने दे रहा। तो रिस्क ही नहीं आने दे रहा तो इसका आंसर होगा प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्रिज्यूम लाइफ स्टाइल लाइफ एसोसिएटेड विद लो लेवल ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इम्प्लाइज प्रिवेंटिंग द इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर को इमरजेंस करने से ही रोक रहा है, तो यह हो गया प्रीमोर्डियल। जबकि प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में क्या होता है? रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट होता है पर रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना है। एक्शन टेक बिफोर डिजीज ऑनसेट टू प्रिवेंट इट अकरेंस। रिस्क फैक्टर है, अब रिस्क से डिजीज होने वाला है तो इन रिस्क फैक्टर को एक्शन लेना है, इन पे एक्शन लेना है। परंतु प्राइमरी में क्या होता है? रिस्क को इमरजेंसी नहीं होने दे रहा तो प्रिवेंट
रिस्क आने से पहले ख़त्म करना प्रीमोडियल। रिस्क आ गया, डिजीज़ आने वाला है, वहाँ पे एक्शन लेना, वो हो गया प्राइमरी, जिसमें पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी हो गया, हाई रिस्क स्ट्रेटेजी हो गया। सेकेंडरी में क्या है, रिस्क के बाद में डिजीज़ हो गया। अब डिजीज़ के लेवल पे ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ पे डिजीज़ का अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्सरी क्या होता है, इस डिजीज़ को डिसेबिलिटी में बदलने से के लिए रोकना, इंक्लूड रिहेबिलिटेशन और मैनेज डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 107, Raju is 30 years of age. He has working in the ceramic and pottery industry for the last 10 years. Which of the following condition should be screened for? तो पोट्री इंडस्ट्री है, तो पोट्री इंडस्ट्री में होता है, वो होता है सिलिका डस्ट, और तो इसको सिलिकोसिस हो सकता है। अब अदर न्यूमोकोनोसिस क्या क्या है, जैसे सिलिकोसिस तो कोई भी पोल्ट्री इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन पे सिलिका डस्ट इनहेलेशन से होता है। एक होता है एंथ्राकोसिस, जिसमें कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस होता है ये, जिसमें कोल डस्ट इनहेलेशन के कारण होता है। प्रोग्रेसिव मेसिव फाइब्रोसिस हो सकता है इसमें। बिसनोसिस होता है वो कॉटन फाइबर, बेगोसिस होता है वो शुगर कैन डस्ट, एस्बेस्टोसिस होता है वो एस्बेस्टस फाइबर, और फार्मर लंग होता है मोल्डी है या ग्रेन डस्ट। कई बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी पूछ लेता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है कॉटन फाइबर डस्ट इनहेलेशन, बिसनोसिस हो सकता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 108, an industry worker was brought to medical facility due to the health problem on his working, including laboratory test finding of basophilic stippling of red blood cell was observed। तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग आ गया, तो ये तो लीड पॉइजनिंग हो गया सीधा सही। लीड पॉइजनिंग का होता है ABCDE, एनीमिया, बेसोफिलिक स्टिफनेस, कोलिक, ड्रॉप्स, इंसिफिलोपैथी, ये सारे लीड पॉइजनिंग के सिम्टम हैं। तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ RBC, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ लीड पॉइजनिंग, लीड इंटरफेरेंस करता है हीम सिंथेसिस में, लीडिंग टू एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोमल RNA which appear of basophilic stippling under microscopic examination। Question number 109, consider the following pair of genetic disease that show Mendelian inheritance। Each of the following pair represent a genetic disease and it has been matched with type of inheritance। First, cystic fibrosis। Cystic fibrosis is autosomal recessive disease, सही बात है, ये तो सही है। हंटिंगटन कोरिया इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये भी सही है। मार्फन सिंड्रोम रिसेसिव एक्स लिंक, ना ये गलत है। मार्फन सिंड्रोम भी होता है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होता है। तो आंसर इज ओनली 2 ऑफ पेयर। क्वेश्चन नंबर 110, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, साइन ऑफ थैलेसीमिया मेजर यूजुअली डेवलप आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, बिल्कुल सही बात है। दिस इज टाइम व्हेन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्विच फ्रॉम द हीमोग्लोबिन F टू हीमोग्लोबिन A। तो दोनों बात सही है, क्योंकि शुरुआत में तो फिटल हीमोग्लोबिन बनता है, उस कारण उसके सिम्टम नहीं आते। जब से एडल्ट हीमोग्लोबिन बनने लगेगा तो थैलेसीमिया में एडल्ट हीमोग्लोबिन में ही तो दिक्कत है, तो वहाँ पे इसका सिम्टम या साइन आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन ब्रॉट आउट बाय WHO। तो CD अलर्ट होता है, वो WHO के द्वारा नहीं है। CD अलर्ट है वो नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, NCDC, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट, ये पब्लिकेशन किया है इसका सेंट्रल डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन यूनाइटेड स्टेट। तो ये भी WHO के द्वारा पब्लिश नहीं कर रहा। वीकली एपिडेमियोलॉजिकल रिपोर्ट, ये पब्लिश करता है WHO। तो आंसर इज 3 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 112, एज पर द बेसिक मॉडल ऑफ न्यूक्लियर फैमिली लाइफ साइकिल कंसिडर द फॉलोइंग फेज। तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है इसमें। सबसे पहले फैमिली का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है 4, फॉर्मेशन के बाद में फैमिली का एक्सटेंशन होता है, उसके बाद में 3, एक्सटेंशन के बाद में फैमिली का कॉन्ट्रैक्शन होता है। फॉर्मेशन जैसे मैरिज की, तो मैरिज से फॉर्मेशन हो गया, मैरिज से एक सन हुआ, बच्चा हुआ, उसका एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक बच्चा घर छोड़ के चला गया, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया 1। और लास्ट में आता है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन होता है जब स्पाउस की डेथ हो जाए, डेथ ऑफ स्पाउस। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 113, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ एजुकेशन रेदर देन प्रोपेगेंडा। जो हेल्थ एजुकेशन होती है उसका एम होता है हमेशा एम टू एजुकेटेड इंडिविजुअल अबाउट हेल्थी बिहेवियर प्रैक्टिस थ्रू द इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ये होता है हेल्थ एजुकेशन का काम। जबकि प्रोपेगेंडा होता है वो होता है इन्वॉल्व होता है जो होता है वो बाइस होता है, मिसलीडिंग करता है इन्फॉर्मेशन को। ये तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। फर्स्ट बात नॉलेज, यस नॉलेज हेल्थ एजुकेशन से आती है। अपील टू इमोशन, इमोशन का काम होता है वो प्रोपेगेंडा होती है, प्रोपागेंडा। बिहेवियर सेंटर एंड बिहेवियर सेंटर रेदर देन इंफॉर्मेशन सेंटर। तो बिहेवियर सेंटर का तो बता दी हेल्थी बिहेवियर के लिए। अराउज एंड स्टिमुलेटिव प्रिमिटिव डिजायर रेदर देन डिसिप्लिन, ये काम भी प्रोपेगेंडा का है। तो आंसर इज 1 and 3, 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 114, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग LNG-20 या मायरेना। फर्स्ट, इट इज टी शेप IUD फील विथ नेचुरल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। नो, इसमें नेचुरल नहीं होता, इसमें होता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। इट एसोसिएट विथ लो प्रेगनेंसी रेट, यस प्रेगनेंसी रेट लो रहती है इसमें। इट एसोसिएट विथ लार्ज नंबर ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, नो। इट इज एसोसिएट विथ लोअर मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस टू कंपेयर कॉपर्टी, यस क्योंकि प्रोजेस्टेरोन होता है वो एंडोमेट्रियल का थिनिंग करता है, इससे ब्लड लॉस कम होगा। तो आंसर इज 2 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 115, अब इसमें ये बता रखा है कि इट एसोसिएट विथ लार्ज नंबर ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये गलत है क्योंकि ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस को कम करता है, क्योंकि ये ओवरऑल प्रेगनेंसी को चांस को कम करता है तो इक्टोपिक के चांस को भी कम करता है। बाकी थोड़ा बहुत इक्टोपिक चांस तो इसमें होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, तो आंसर इज ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज। ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज जैसे APH हो गया या PPH हो गया, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ओवरऑल इंडिया या ओवरऑल वर्ल्ड यही है काज। क्वेश्चन नंबर 116, इन द नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम इंडोर रेजिडुअल स्प्रे इज द प्राइमरी मेथड ऑफ वेक्टर कंट्रोल इन रूरल सेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस। तो इंडोर रेजिडुअल स्प्रे में DDT भी यूज़ करते हैं, मेलाथियोन भी यूज़ करते हैं, पर इनमें जो इंसेक्टिसाइड ऑफ चॉइस होता है वो DDT है। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में एक तो एंटी एडल्ट मेजर आता है, एक एंटी लार्वल मेजर होता है। एडल्ट मॉस्किटो के लिए होता है रेजिडुअल स्प्रेइंग, जिसमें DDT, मेलाथियोन या फेनिथ्रोथियोन जो एडल्ट मॉस्किटो को किलिंग करता है। इसके अलावा स्पेस एप्लीकेशन, आउटडोर स्प्रेइंग और पेस्टिसाइड इन फॉग। इसके अलावा इंडिविजुअल प्रोटेक्शन में जैसे प्रोटेक्टिव क्लॉथ, बेड नेट, मॉस्किटो कोयल, रेपेलेंट्स, ये हो गया। जबकि लार्वा का मेजर किसी का करेंगे, लार्विसाइडल, टैम्पोन। सोर्स का रिडक्शन कर देंगे वाटर लेवल का, मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट को कम कर देंगे जैसे ड्रेनेज, फिलिंग, मैनेजमेंट ऑफ वाटर लेवल। इंटीग्रेटेड कंट्रोल, combination of bio environment and personal protection measure to reduce dependence of residual insecticide. Question number 117, which of the following statement with regard of selection of
एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा। आशा के बारे में क्या सही है? आशा मस्ट हैव वुमेन प्रिफरेबली इन द एज ऑफ 18 to 25 ना, इसकी एज 25 से 45 ईयर प्रीफर करती है। आशा मस्ट हैव फॉर्मल एजुकेशन अप टू लिस्ट क्लास ऑफ 10, ये भी गलत बात है। क्लास 8 का भी चलेगा और क्लास 10 का भी चलेगा, कोई कंपलसरी नहीं है कि 10th पास ही होनी चाहिए। आशा मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ विलेज, यस रेजिडेंट होनी चाहिए विलेज की। आशा में बी मैरिड, विडो और डिवोर्स, कुछ भी हो सकती है, सही बात है। तो आंसर इज 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 118, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। CDSCO इज हेडेड बाय द ड्रग कंट्रोल जनरल एट द सेंटर, सही बात है। The CDSCO is part of Directorate of Director General of Health Science DGHS, ये भी बात सही है। CDSCO is under the Ministry of Chemical and Fertilization, no ये बात गलत। जो CDSCO आता है वो आता है Ministry of Health and Family Welfare। The CDSCO has network of several port office for monitoring the import or export of drug, तो ये भी सही है। तो आंसर इज 1, 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 119, द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको प्रोवाइड प्री पैक कलर कोड STI RTI किट एज द फ्री सप्लाई टू designated STI RTI क्लिनिक, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। फर्स्ट रेड कलर होता है वो यूरिथ्रल डिस्चार्ज के लिए, तो यहाँ पे देखो रेड कलर होता है वो जेनाइटल अल्सर के लिए, तो फर्स्ट गलत हो गया। ग्रीन होता है वो वेजाइनिटिस के लिए, ये देखो ग्रीन होता है वो वेजाइनिटिस के लिए, तो ग्रीन वाला सही है। वाइट होता है वो इनग्वाइनल बुबो का, ये देखते देखो वाइट होता है कि नहीं, वाइट होता है वो जेनाइटल अल्सर के लिए, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर आएगा ओनली 1 पेयर। तो नाको के अनुसार ये पूरा दे रखा है। जो किट 1 होता है वो ग्रे होता है वो यूरिथ्रल डिस्चार्ज के लिए, ग्रीन होता है वो वेजाइनिटिस के लिए, वाइट होता है जेनाइटल अल्सर, ब्लू जेनाइटल और रेड जेनाइटल अल्सर, येलो होता है वो लोअर एब्डोमेन पेन के लिए, ब्लैक होता है वो इनगाइनल बुबोइस के लिए। द टेबल बेलो द शो रिजल्ट ऑफ द एलिसा टेस्ट फॉर HIV इन्फेक्शन। तो ये ट्रू इन्फेक्शन रेट में ये इन्फेक्टेड है और ये नॉन इन्फेक्टेड है, और इधर रिजल्ट है, ये रिजल्ट पॉजिटिव आया है और रिजल्ट नेगेटिव आया है। सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के बारे में अपने को बताना है। तो सेंसिटिविटी होती है टोटल इन्फेक्टेड कितने थे, 5000, और उनमें से कितने पॉजिटिव है 4900 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गई 98%। तो सेंसिटिविटी इज 98%, राइट। और स्पेसिफिसिटी होती है जो ट्रू नेगेटिव होता है, ये होता है ट्रू नेगेटिव। कितने ऐसे बंदे हैं जो नॉन इन्फेक्टेड है और टेस्ट में नेगेटिव आया है, वो है 94050। टोटल 95,000 नॉन इन्फेक्टेड है, उसमें से 94,050 वो टेस्ट में नेगेटिव आ गए, वो होगी टेस्ट की स्पेसिफिसिटी। तो ये आ गई आपका 99%। तो दोनों के दोनों सही। तो सेंसिटिविटी कैसे निकाला, ट्रू पॉजिटिव, इन्फेक्टेड है और ये टेस्ट में भी पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इंटू 100, ये आ गया आपका सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी किसको बोलते हैं, नॉन इन्फेक्टेड थे और वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ट्रू नेगेटिव। इसमें टोटल नॉन इन्फेक्टेड हो गया, जिसमें ट्रू नेगेटिव के साथ कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी आ गई, ये देखो
तो ये 90